प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके जीतू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस अच्छे से और प्यारे से सुंदर से चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड शेयर। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी सा चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और ये है उसका लेसन नंबर 2। हमने पहला लेसन बना दिया है जिसमें इंट्रोडक्शन के अंदर हमने काफी सारी चीजें खत्म कर दी। हमने इंट्रोडक्शन में कैपलर के नियम खत्म करे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी खत्म कर दिया, और साथ के साथ हमने जो जी का मान है जो हमारे हेनरी भाई साहब ने निकाला था वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ऐसा करा। तो ये सारी चीजें हमारी आज पिछले लेसन में खत्म हो चुकी है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे स्मॉल जी के बारे में जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो उस गुरुत्वीय त्वरण का मान जिसको हम 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं वो कहां से आया, कैसे आया, वो सारी बातें अपने को आज करनी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन के साथ। इसके अंदर सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आज का हमारा गोल क्या है। नया हमने ट्रेड चालू करा है, ठीक है, गोल वोल आपको बताने का, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअली लेसन में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, उसकी वैल्यू कहां से आई, फिर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो ऊपर जाने से या धरती के नीचे जाने से किस तरीके से चेंज होता है, क्या चेंजेस आ जाता है उसके अंदर ऐसा, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वैसे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था mgh, लेकिन उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, क्या करेक्शन है वो देखेंगे। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे गुरुत्वीय विभव। ये दोनों टॉपिक आपको क्लास 12th में एज इट इज कॉपी के कॉपी मिलेंगे। बस यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, वहां पे हमारे पास स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पे गुरुत्वीय विभव है, वहां पे हमारा लास्ट क्लास में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने विद्युत विभव, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इसी के भाई बंधु है ना आपस में। ठीक है, तो यहां पे ये वाला समझ आ गया, वहां पे परेशानी नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण के साथ। वैसे तो आप सबको पता है कि जब हम किसी वस्तु को मुक्त पतन में ऊपर से नीचे फेंकते हैं, मतलब आपने छोड़ दिया इसे, है ना, छोड़ दिया, जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, गया ना नीचे, किस वजह से गया, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसके ऊपर, धरती माता इस पे बल लगा रही है। अब बल लगा रही है तो कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, तो जो त्वरण उसके ऊपर उत्पन्न हुआ है उसी को अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी। ठीक है, उसी की वैल्यू आज अपने को निकालनी है। देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे जी से निरूपित करते हैं। और ये जो जी है ये वस्तु के द्रव्यमान, आकार, आकृति, ये इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करता। चाहे मैं इसको फेंकूं, चाहे इस रिमोट को फेंकूं, चाहे मेरे सेलफोन को फेंकूं, चाहे मेरे मास को फेंकूं, सबके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या लगेगा, सेम ही लगेगा, क्योंकि पृथ्वी की वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। देखेंगे अभी कैसे नहीं करता है। बट जो हम चीज नोटिस करते हैं अपने आसपास, सर ऐसा तो नहीं होता है सर, अगर मैं पेपर को नीचे फेंकूंगा तो उसको तो ज्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हवा में लहराते लहराते नीचे गिरेगा, और अगर मैं पत्थर को या इसको नीचे फेंकूंगा तो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। आप तो कह रहे हो दोनों पे जी का मान सेम लग रहा है, अगर दोनों पे जी का मान सेम लग रहा है तो दोनों वस्तु तो साथ में पहुंचनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पेपर लेट पहुंचता है और ये जो भी मेरे पास है पत्थर है या ये जो मार्कर है ये जल्दी पहुंच जाता है। तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि हम जब जी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो ऐसा मान के चलेंगे कि वायु प्रतिरोध, श्यान बल, ऐसी सब चीजें नहीं होती। होता क्या है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना वायु जो उसके ऊपर एक बल लगाती है ना, प्रतिरोधी बल लगाती है, जिसको अपन श्यान बल बोलते हैं ना, विस्कस फोर्स बोलते हैं। वो जो विस्कस फोर्स होता है, वो जो श्यान बल होता है, वो वस्तु के वेग को धीरे धीरे, मतलब उसकी वेग जो उसको धीरे धीरे कम कर देता है। पैराशूट है ना, कूदते ही एकदम वेग नीचे मतलब नियत हो जाता है, उसके बारे में अपन तरंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम वायु को अगर निगलेक्ट कर दें, अगर वहां पे एयर है ही नहीं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण है, मतलब अगर धरती माता की सारी हवा को खींच ले, जैसे वो पवन देव ने सारी हवा नहीं खींच ली थी, है ना, तो वैसे ही अगर हवा सारी खींच ली जाए तो उस केस में हर वस्तु सेम समय लगाएगी धरती तक पहुंचने में, क्योंकि वायु है ही नहीं तो वायु प्रतिरोध नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम वायु प्रतिरोध ना ले तो जी का मान सबके लिए सेम होता है। ओके, पृथ्वी के तल पर इसका औसत मान लगभग 9.81 होता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.81 है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए 9.8 यूज करते हैं। तो इसका जो मान होता है पृथ्वी के तल पर वो 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, पृथ्वी के तल पर, मतलब उसकी सरफेस पे ऑन एन एवरेज।
ठीक है। अब इसका मान अपने को निकालना है कि मान निकाले कैसे। तो समझो, मान लो ये धरती, और धरती पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट, यानी आप खड़े हो, मान लो आपका बड़ा सारा मुंह है, छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, ठीक है, और आप मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराइए क्योंकि आप लर्न एंड शेयर देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है मुस्कुराते हुए धरती माता पे खड़े हो। मान लो आपका जो द्रव्यमान है वो कितना है अभी, आपका द्रव्यमान m है, हमारी धरती माता का द्रव्यमान कितना है, m है, बड़ा वाला है, ठीक है। धरती माता तो उसको अर्थ है ना, तो अर्थ को ई बोल देते हैं, ठीक है ना। me मतलब धरती माता का द्रव्यमान। me का मतलब क्या है, धरती माता का द्रव्यमान। अब मैं धरती माता नहीं लिख रहा हूं, पृथ्वी का द्रव्यमान ही लिखना है। तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो m यहाँ पे हमारा क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और m क्या है, आपका द्रव्यमान या वस्तु का द्रव्यमान है। अब क्या होगा, मान लो कि भाई आप पृथ्वी के बिल्कुल उस पे मतलब उसकी सरफेस पे खड़े हो, तो आपके और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी जो है उसको मान लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या r e, क्योंकि आपकी तो त्रिज्या नेग्लिजिबल है, मेरा जो पूरा द्रव्यमान है वो नाभि पे केंद्रित है, तो मेरी जो लेग्स की लेंथ है वो कितनी होगी, कहाँ धरती की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, और कहाँ मेरी छोटी सी हाइट, ठीक है, तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो हम सीधा सीधा पृथ्वी की त्रिज्या ही ले लेते हैं r e। तो दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, r e, उनके द्रव्यमान है m और m, तो उनमें लगने वाला जो बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बल हमारा हो जाएगा F बराबर G m e m और ये r e का वर्ग। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर जो धरती माता बल लगाती है वो कैसा लगाती है, m इंटू जी, ठीक है। जो बल है वो किसके बराबर होता है, m इंटू जी। यहाँ पे m किसका लूंगा, वस्तु का, क्योंकि बल किस पे लग रहा है, वस्तु पे, ठीक है ना। ये वस्तु पे लगने वाला बल है। ये किसके लिए बल निकाला अपन ने, वस्तु पर लगने वाला बल। ऑल्दो पृथ्वी पे भी इतना ही लगेगा, पृथ्वी पे भी इतना ही लगेगा, लेकिन पृथ्वी हमारी तरफ नहीं आएगी। क्यों नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया G m e m अपॉन r e का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये हमारा m से m कैंसिल हो गया, g का मान कितना आया, ये हमारे पास हो गया G m e अपॉन r e का वर्ग, और ये हम डाल लेंगे इसको डब्बे में, ठीक है ना। तो हमारे पास किसका मान आ गया, g का, जहां पे m क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान, r क्या है पृथ्वी की त्रिज्या। अब धरती माता का द्रव्यमान मुझे याद तो है नहीं, मेरे को त्रिज्या याद है तो मैं लिख देता हूं, 6400 किलोमीटर होती है। जब इस मान को आप यहाँ रखोगे, 6400 किलोमीटर का मतलब हो गया 6400, और किलोमीटर का मतलब 10 की घात 3 मीटर। जब ये मान आप यहाँ पे रखोगे तो आपको g का मान कितना मिलेगा, लगभग, g का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, g m अपॉन r e का स्क्वायर, ये आया था, r मैंने आपको बताया 6400 किलोमीटर है, जिसको आप 6400 और 10 की घात 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जी का मान कितना आ जाता है कैलकुलेट करने पे, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर गिर क्यों नहीं जाते, बल तो लगाने तो गिर क्यों नहीं जाते। यहाँ अगर धरती माता मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मैं भी तो धरती माता को उसी बल से अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो धरती माता जो है वो मेरी तरफ क्यों नहीं खींचती, ये धरती मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई अगर मैं धरती माता पे लगने वाला बल निकालूंगा तो धरती माता पे बल कितना लग रहा है, इतना ही लग रहा है जितना आपने धरती माता पे लगाया है ना ये। लेकिन धरती माता का द्रव्यमान, मुझे उसके ऊपर लगने वाला बल देखना है तो उनका द्रव्यमान लूंगा, इससे पहले मैंने अपना लिया था। और उसके त्वरण के बारे में बात करूंगा। अब खुद सोचो, तुमने धरती माता पे कितना त्वरण उत्पन्न कर दिया, आर का मान तो देखो जरा, तुम्हारा द्रव्यमान देखो, जी का मान भी देख लो यार, जी का मान तो ये रहा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो कहां तुम्हारी ये वैल्यू और कहां धरती माता ने जो तुम पे लगाई है, क्योंकि जी का मान तो बहुत ज्यादा है, तो धरती माता ने जो तुम्हारे पे त्वरण उत्पन्न करा ना बहुत ज्यादा है, तुमने जो उत्पन्न करा वो तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो वैल्यू तो बहुत छोटी आएगी और धरती माता के लिए वो वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसलिए धरती माता मेरी तरफ नहीं खींचती, मैं उनकी तरफ जरूर खींच जाता हूं। तो ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला त्वरण है, ये पृथ्वी के लिए त्वरण है कि भाई पृथ्वी पे इतना त्वरण उत्पन्न होगा।
पृथ्वी पे इतना तोड़ हमारा उत्पन्न होगा, यहां से हमें पता चला। ठीक है बच्चों, तो इसलिए धरती माता हमारी तरफ नहीं खींच रही है। अभी जो जी का मान है, अगर मैं सरफेस में बोलूं तो ठीक है, और ये फॉर्मूला तक कब तक वैलिड है? ये फॉर्मूला वैलिड है 200 किलोमीटर तक। अगर आपकी ऊंचाई धरती माता से 200 किलोमीटर तो ठीक है, चल जाएगी कहानी, कोई परेशानी नहीं है, जी का लगभग मान इतना ही आएगा। लेकिन अगर आपकी ऊंचाई जी से, मतलब जो आपकी ऊंचाई है, हाइट जो है आपकी धरती माता से, वो 200 किलोमीटर के ऊपर चली जाए तो फिर जी का मान चेंज होने लग जाता है और आपको कुछ अजीब अजीब सा फील होता है, तो उसमें जी का मान चेंज होता है, वो अपने को निकालना है। तो जो पृथ्वी के जी का मान है, ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ या गहराई बढ़ाने के साथ साथ दोनों ही केसेस में घटता है। क्यों घटता है वो अभी देखेंगे, लेकिन घटता है। ठीक है, और वही अपने को कैलकुलेट भी करना है कि क्यों घट रहा है। पर उससे पहले हम एक चीज और कैलकुलेट करेंगे कि पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पृथ्वी का घनत्व कितना है। बात ऐसी आ रही है कि है ना, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अब क्या है कि द्रव्यमान तो मेरे को पता नहीं है, अब मैं ऐसा मान के चल लेता हूं कि पृथ्वी गोलाकार है पूरी, जो है नहीं लेकिन मान लेते हैं, तो उसकी ऑन एन एवरेज जो रेडियस आई वो आई आर ई। तो जो उसका आयतन निकलेगा, क्योंकि गोला है तो आयतन लगभग निकलेगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब। ये यहां रख देता हूं। अभी द्रव्यमान का कुछ देखते हैं, कुछ हो तो हमारे पास हो गया 4/3 पाई आर ई का क्यूब। अब जो m का मान है ना, यानी जो हमारे पास m की वैल्यू है वो भी नहीं मुझे पता, कोई बात नहीं। तो मुझे g तो पता है, स्मॉल g वो कितना था? gm ओवर आर ई का स्क्वायर। यहां से m देखो कितना निकल रहा है, m निकला मेरे पास g आर ई का स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला g। यह है हमारे पास m का मान, इसको रख दो यहाँ पे। देखो रो कितना आया, रो मतलब घनत्व है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? सिंबल को अपन बोलते हैं रो, इंग्लिश में बोलते हैं RHO, प्रोनाउंसिएशन ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। तो रो हमारे पास किसके इक्वल हो गया? G आर ई का स्क्वायर अपॉन G अपॉन 4/3 पाई आर ई का क्यूब। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कितना आया? G आर ई का स्क्वायर अपॉन G, ये से गुणा हो गया 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो देखो यहाँ पे पावर आ रही है 3 और यहाँ पे पावर आ रही है 2 और यहाँ पे आ रही है 3। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? G अपॉन 4G बटा 3 पाई आर ई। ठीक है ना, ये वैल्यू है जहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या में पता है, G का मान हमें पता है, स्मॉल g का भी मान अपने को पता है। सारी वैल्यू रखने के बाद पृथ्वी का जो घनत्व है लगभग 5.5 गुणा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आता है। यानी पृथ्वी का घनत्व जो है वो लगभग इतना होना चाहिए। लेकिन वास्तव में पृथ्वी का जो ऊपर वाला लेयर है, सबसे ऊपर वाला, उस पर सतह पर मतलब उसका जो घनत्व है वो लगभग पाया गया 2.8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो अगर पृथ्वी का ऊपर वाला जो लेयर है उसका घनत्व इतना कम है, तो इसका मतलब अंदर का जो घनत्व है पृथ्वी के अंदर का वो ज्यादा होना चाहिए। इसलिए पृथ्वी की कोर में या उसके नीचे वाले लेयर में, गर्भ में, सब मान के चलते हैं कि हम काफी भारी भारी धातुएं हैं जिनका घनत्व ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी का ओवरऑल घनत्व लगभग इतना हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है और ये किसी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, सारी वैल्यू कांस्टेंट आ गई, इसका मतलब ये जो है किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, इसका मान क्या होगा? नियत रहेगा। बस बात ऐसी है कि हमने पृथ्वी को एक समान माना था, लेकिन वैसी है नहीं, हमें पता है ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी कंपैरेटिवली डेंसिटी उसकी कम है, घनत्व कम है, अंदर जाते जाते घनत्व धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो G का मान जो भी अपन ने निकाला था GM ओवर आर स्क्वायर, ये याद रखेंगे वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज होगा बाद में। तो ये जो GM ओवर आर स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है, G का मान वो मैंने आपको बोला 200 किलोमीटर तक तो चल जाता है, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद ना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। ठीक है, क्या गड़बड़ आती है इसमें देखते हैं। तो हम देखने वाले हैं G के मान में परिवर्तन किस किस वजह से आता है। तो हमारे एनसीईआरटी में 2 रीजंस की वजह से G के मान में परिवर्तन बताया है, वो एक ऊंचाई की वजह से, एक गहराई की वजह से। 2 और रीजन और होते हैं जिसकी वजह से G का मान चेंज होता है। पहला उसकी आकार की वजह से, आकार की वजह से मैं आपको बता दूं पृथ्वी का आकार कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना,
कुछ ऐसा आकार है पृथ्वी का, ओवल शेप जैसा है। तो यहाँ पर नहीं चपटी है, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, और यहाँ से ध्रुवों पर इसकी जो चौड़ाई थोड़ी सी, मतलब सॉरी जो इसकी लेंथ है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ध्रुवों पर जी का मान थोड़ा कम होता है, और हमारी जो भूमध्य रेखा है उस पर जी का मान थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इस पर कम होता है और इस पर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें त्रिज्या कम है। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक और चीज़ की वजह से भी पृथ्वी के जी का मान चेंज होता है, वो उसकी घूर्णन, गोल गोल घूमता है। तो क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी है उसके घूर्णन की वजह से भी जी का मान चेंज होता है, ठीक है। पर वो नहीं है सिलेबस में, तो उसको साइड में रखते हैं। अभी हम फोकस करते हैं कि अगर मैं धरती से 200 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर चला जाऊं, जी का मान कैसे चेंज हो जाएगा। अब समझे आप लोग, वही सारा केस है, कुछ अलग कहानी नहीं। मैं ये रहा, अब मैं थोड़ा ऊपर चला गया, हवा में उड़ लिया, है ना, मेरे पास शक्ति वक्ति आ गई ऐसी, वो शक्तिमान जैसी, वो भी 200 किलोमीटर तो कहीं जाता होगा नहीं। तो वो ऐसे मान लो मैं प्लेन में चला गया मस्त, है ना, और 200 किलोमीटर से ऊपर उड़ रहा है वो। तो वहां पर देखो, ये जो हमारा m है वो हमारा m ही पहले भी यही था। पृथ्वी का द्रव्यमान m बोला था हमने। इस बार जो ऊंचाई होगी ना हमारी टोटल, भाई ये तो पृथ्वी की त्रिज्या हो गई r और साथ में ये h। तो कुल मिला के इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है ना इस बार, वो कितनी हो जाएगी, re प्लस h। तो इस बार वस्तु के लिए g का जो मान है, g का नया मान, तो उस नए मान को अपन बोल रहे हैं g डैश। वो किसके बराबर हो जाएगा, gm अपॉन r प्लस re प्लस h का होल स्क्वायर। ये नई वैल्यू है। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं इसको पुरानी वैल्यू से कंपेयर कैसे करूं, क्योंकि पुराने g का मान जो था सतह पर जो था वो था gm बटा आर स्क्वायर। अब मैं ना, मुझे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो एक काम करता हूं, मैं आर ना कॉमन ले लेता हूं अंदर से। तो देखो मेरे को आर चाहिए ना डिवाइड में, जब मैं आर अंदर से कॉमन लूंगा तो थोड़ा अच्छे से समझना, थोड़ी सी बेसिक मैथ है। आर कॉमन लिया, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 बचा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, h बटा आर। ये हमने पहले भी किया हुआ है बच्चों, पुराने वीडियोस में मैंने किया हुआ है। जैसे नहीं आता वो देखें, यहाँ पे आर ही लिखा हुआ था, h के पास आर ही नहीं था तो मैंने आर से गुणा भाग कर दिया, क्योंकि करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं, कट कटा के एक ही होना है। तो मैंने इससे आर से गुणा भाग किया, जो गुणा वाला था वो बाहर निकल गया और भाग वाला इसके पास एज इट इज रखे। इसके पास तो वैसे ही था, तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो इसलिए एक लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। मान लेता मैं यहाँ पे एक लिखा गुणा में, क्या फर्क पड़ना है, एक का तो कुछ है ही नहीं। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो जब ये बाहर आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आर पे भी स्क्वायर लग जाएगा और 1 प्लस h अपॉन आर पे भी होल स्क्वायर लग जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है यार, ये तो बन गया gm ओवर आर स्क्वायर, ये तो स्मॉल g बन गया, यानी उसकी सतह पर जो g का मान था वो मुझे मिल गया। ये क्या बन गया, हमारा g बन गया ये। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, g डैश इज इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर का होल स्क्वायर। पर अभी फीलिंग नहीं आ रही है, तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो जब इसको लेके जाएंगे ऊपर ना, तो g डैश हो जाएगा g 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल, आर ई का होल पावर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पावर जो नीचे थी प्लस की, ऊपर जाके क्या हो गई माइनस। अब देखो आर ई कितना है, 6400 किलोमीटर, और तुम्हारी जो दूरी है, मतलब जो ऊंचाई है वो 200-300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर होगी, वो तो बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। तो जब मैं यहाँ पे 300 लिखूंगा, यहाँ पे 6400 लिखूंगा, तो 3/64 का जो मान है तो बहुत छोटा आएगा। यानी h बटा आर जो है, इसको हम पीछे कर देते हैं, इसको हम पीछे कर लेते हैं। किस कंक्लूजन पे पहुंचे अभी तक, हम यहां तक पहुंचे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई h अपॉन आर का जो मान है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम द्विपद प्रमेय यानी बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द्विपद प्रमेय से। तो द्विपद प्रमेय क्या बोल रही है हमें पता ही है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n का आंसर क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, यानी घात आगे आ जाती है। जो g डैश क्या हो गया हमारे पास, g1 प्लस ये माइनस का 2 आगे आ गया, मैंने बोला था अपन यूज करेंगे, देखो यूज हो गई ना, ये कुछ ऐसा। और ये हो गया हमारे पास g डैश इज इक्वल टू g
1 माइनस 2h अपॉन RE। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, G का, अगर हम धरती से काफी ऊंचाई पर है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपको साफ साफ दिख रही होगी, आप एक में से कुछ तो माइनस कर रहे हो, कोई तो फ्रैक्शन माइनस कर रहे हो। अगर आप एक में से कुछ भी माइनस करोगे तो जो भी G डैश का मान होगा वो G से क्या होगा, हमेशा कम ही होगा, क्योंकि आप एक में से कुछ घटा रहे हो। मान लो यहाँ पे प्लस का साइन होता ना तो मैं बोलता इसका मान बढ़ रहा है, जो G डैश है वो G से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं G में और H में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही दिखेगा, लेकिन वो यहां से स्टार्ट होगा। और ये क्या है, G का मान है जो इसकी सरफेस पे था, यानी GM/r²। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर स्क्वायर स्क्वायर तो आ नहीं रहा, तो ये एक कर्व इस तरीके का ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो पीछे जब कर रहे थे ना, जब इसको खोलोगे ना स्क्वायर वाली टर्म को, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, है ना, एक द्विघात समीकरण ही बनेगी। जैसे आप इसको खोलोगे तो एक a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab लगाओगे, एक द्विघात समीकरण बनेगी। इसलिए हमने बोला कि G डैश और H के बीच में कुछ इस तरीके का एक ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई होगी कि हमने G डैश का मान पृथ्वी से H ऊंचाई पे कैसे निकाला। तो बहुत आसान सी डेरिवेशन थी। ठीक है, चलिए, यानी ऊंचाई बढ़ाने से G का मान घटता है, ऊंचाई के साथ G का मान घटता है। ठीक है, ये हमें आज से बात समझ आ रही है। ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करेंगे कि अगर मैं डी डेप्थ नीचे चला जाऊं तो क्या हो, यानी कुछ ऐसी कहानी हो गई। मान लो आप यहां खड़े हो, आपने गड्ढा खोदा बड़ा सारा और आप यहां पहुंच गए, है ना, आप यहां पे हो। अब आप जो है पृथ्वी की त्रिज्या से थोड़ा अंदर चले गए, ये पृथ्वी की त्रिज्या थी RE। मान लो आप डी डेप्थ अंदर चले गए, आपकी धरती मात्रा से जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, RE माइनस डी। ठीक है ना, आप डी डिस्टेंस अंदर चले गए, आप मान लो 200 किलोमीटर अंदर चले गए, वो तो जाना पॉसिबल नहीं, सही बात तो यही है। तो आप मान लो 100 किलोमीटर अंदर चले गए, वो भी नहीं जाना पॉसिबल है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। मान लो 10 किलोमीटर अंदर चले गए तो वो वैल्यू आ गई हमारे पास डी। ठीक है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई, RE माइनस डी। अब क्या है, जब मैं G डैश का मान निकालने जाऊंगा ना, तो प्रॉब्लम ये है कि पहले तो मैं पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान ले रहा था, लेकिन अब मैं पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास मेरे ऊपर जो G लग रहा है ना, वो सिर्फ इतने से पार्ट की वजह से लग रहा है, डॉटेड पार्ट की वजह से। जितनी अभी बची है ना हमारे पास वैल्यू, ये वाला जितनी सी पृथ्वी बची है ना, सिर्फ इतने से पार्ट की वजह से मेरे पास G लग रहा है, बाकी पार्ट की वजह से नहीं लग रहा। मतलब मुझे सिर्फ इतने से पार्ट से मतलब है, ये वाला पार्ट मेरे काम का ही नहीं है, ये फालतू है, क्योंकि ये मेरे पे गुरुत्वीय त्वरण अब नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अंदर चला गया ना, तो गुरुत्वीय त्वरण से मेरा सिर्फ इतना सा पार्ट लग रहा है। अब समस्या ये है कि इसका द्रव्यमान कैसे निकालूं। तो पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, G m डैश अपॉन, अब कितना हो गया, RE माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये m डैश कैसे निकालूं, द्रव्यमान कैसे निकालूं, मैं धरती माता का कहां से लाऊं ये द्रव्यमान। ठीक है, वो अपने को देखना है। तो अब ध्यान से सुनना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पृथ्वी का जो घनत्व है ना, हर जगह से एक जैसा है। पृथ्वी का जो घनत्व है वो हर जगह से कैसा है, एक जैसा है। ठीक है, मुझे इस m डैश का मान निकालना है, ये है हमारा m डैश, ये है m डैश। ठीक है, जो अंदर हमने लिखा है ना, ये है m डैश, पृथ्वी का जो द्रव्यमान अंदर वाला है उसको अपन m डैश बोल रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है उसका घनत्व हर जगह एक जैसा है, ऐसा मान रहे हैं, चूंकि पृथ्वी का घनत्व एक समान है, चूंकि पृथ्वी का घनत्व एक समान है, तो देखना जरा पीछे आना वापस, कहाँ निकाला हमने, RE। हाँ, यहाँ पे देखो, नोटिस करें अगर हम एक बात,
तो जो g का मान है ना, जब हमने पहले ही पढ़ा था जो घनत्व वाली बात जो हम कर रहे हैं, तो घनत्व में देखिए, जो घनत्व अगर मैं बोलूं द्रव्यमान और घनत्व के बीच में जो रिलेशन मुझे चाहिए वो मुझे यहां से आराम से मिल रहा है। देखो यहां से हम देख सकते हैं कि ये रहा इनमें रिलेशन, ठीक है ना, ये इसके आयतन की बात चल रही है और ये इसके m की बात चल रही है। तो ये जो हमने पीछे फॉर्मूला लगाया था बस सेम चीज यहां लगानी है। अगर मैं पूरे पृथ्वी के घनत्व के बारे में बात करूं तो मैं लिखूंगा m/4/3 πr³। ठीक है, ये हमने पूरी पृथ्वी के बारे में बात करी। हमें जितने से मतलब है उसका घनत्व भी सेम होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान मुझे नहीं पता, और हमारी जो त्रिज्या रह गई ना इस बार वो सिर्फ कितनी रह गई, re - d का होल क्यूब, ये वाली बात है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो m डैश चाहिए, और मैं मान के चल रहा हूं कि पृथ्वी का घनत्व एक समान है। तो पहले पूरी पृथ्वी ली, उसका आयतन ये रहा, फिर मैंने छोटी सी पृथ्वी ली, उसका द्रव्यमान ये रहा, और आयतन जितनी त्रिज्या re - d का होल क्यूब ये रहा। अब मुझे क्या करना है, यहां से मुझे m डैश की वैल्यू निकालनी m की टर्म्स में, तो निकाल लेते हैं अपन समीकरण 1 व 2 से। तो देखो रो तो सेम ही है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो, तो समीकरण 1 व 2 से या उनकी तुलना करने पर तो देखो क्या आएगा हमारे पास, यहां हमारे पास आया m/4/3 पाई r का क्यूब m डैश 4/3 पाई re - d का होल क्यूब। ठीक है, ये आया हमारे पास। अभी देखो इसमें 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, m डैश चाहिए, m डैश देखो कितना आया, re - d का होल क्यूब अपॉन re का होल क्यूब, और ये साथ में m। और थोड़ा सा अगर मैं इसको और रीअरेंज करूं, अच्छे से लिखूं, तो बेसिक सी मैथ लगा दूं, घबरा तो नहीं जाओगे। इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों पे क्यूब है, re - d अपॉन re का होल क्यूब इंटू m, ये आया हमारे पास। चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं, अपन इसको फॉर्मूले में थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे ना, इसको भी यहाँ पे रहने देते हैं, इसको वहीं पे कर देंगे। चलो मेरे पास m डैश का मान आ गया हमारे पास, ये तो m डैश हमने कैलकुलेट कर ही लिया। तो देखो g डैश किसके इक्वल आया, m डैश कितना हमारे पास, re अपॉन d अपॉन re का होल क्यूब इंटू m, ये हमारे पास किसका मान आया, m डैश का, g हमारा एज इट इज ही है, चलो यहाँ डाल देते हैं, भूल गया हमें लिखना, ठीक है। और नीचे हमारे पास कितना आ रहा है, re - d का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है। तो देखो g डैश कितना आ गया हमारे पास, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, यहाँ आ रहा है re - d का होल क्यूब है ही, re का क्यूब नीचे आएगा, re - d का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, और gm यहाँ आएगा। देखो यहाँ पे पावर कितनी है 3, और यहाँ पे पावर कितनी है 2, सॉल्व करने पे कितनी आएगी पावर 1, वो भी ऊपर है ना, ये इससे कैंसिल हुआ, पावर कितनी बची यहाँ पे 1। तो देखो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास g डैश का, एक बार देखते हैं क्या क्या बचा है। देखो gm बचा है, re का क्यूब बचा है, और re - d बचा है। तो देखो क्या बचा है, gm बचा है, re - d का होल क्यूब बचा है, re - d बचा है, नीचे re का होल क्यूब बचा है, ये हमारे पास g डैश का मान है। अभी देखो हमारे को पता है ना कि g क्या होता है, gm अपॉन re का स्क्वायर, बस देखो यूज करो, इसको तोड़ दो, gm अपॉन re का स्क्वायर अलग इंटू re अलग, ये डॉट लगाया बेटा हमने, है ना, माइनस माइनस नहीं लगाया, और ये re - d, ये g डैश है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, g डैश इज इक्वल टू g, यहाँ हमारे पास बच रहा है re - d अपॉन re।
अब देखो इनको दोनों के साथ कर दो स्प्लिट, अलग अलग कर दो। डी डैश क्या आया जी, ये आर ई अपॉन आर ई हो गया, माइनस डी अपॉन आर ई हो गया। तो देखो ये मर गए, मरने के बाद क्या छोड़ के गए, एक अंदर कितना बचेगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो हमने कुल मिला के यहां पे भी एक बात और साफ साफ समझ आ रही है कि वापस एक में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी जी का मान वापस कम होगा। एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं डेरिवेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रिकी है उसके कंपैरिजन में। तो देखो हम सिर्फ इतने से पार्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, इतने से पार्ट की। इसका द्रव्यमान मैंने क्या माना एम डैश, मुझे पता नहीं, लिख दिया मैंने। त्रिज्या आर ई माइनस टी बची। तो हमने बोला क्योंकि पृथ्वी का घनत्व हर जगह एक जैसा है, तो अगर मैं पूरी पृथ्वी के बारे में बात करूं तो ये, अगर मैं अंदर से छोटे से गोले के बारे में बात करूं तो ये, जिसका द्रव्यमान एम डैश है, त्रिज्या आर ई माइनस टी है। ऊपर द्रव्यमान कितना है एम, त्रिज्या कितनी है आर ई। फिर मैंने दोनों को कंपेयर किया, ये कंपेयर करके मैंने एम डैश निकाला, उसको डाला इसके अंदर। डालने के बाद पावर 3 से 2 कटी, एक बची, ये रहा। फिर जी एम अपॉन आर स्क्वायर को हमने क्या लिखा जी, अंदर क्या आया आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, दोनों का स्प्लिट करा, आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, एक आ गया डी अपॉन आर ई। कॉन्सेप्ट क्या है, एम डैश निकालने के लिए घनत्व का यूज करते हैं। यहां से भी दिख रहा है कि गहराई के साथ साथ जी का मान क्या होता है, कम होता है। जी का मान कम होता है। ठीक है, गहराई के साथ साथ जी का मान क्या होता है, कम होता है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक बात समझ आ रही है कि केंद्र पर जी का मान कितना होगा। देखो अगर मैं डी का मान बिल्कुल आर ई के बराबर ही रख दूं, केंद्र के बारे में बात कर रहा हूं, डी का मान आर ई के बराबर, मतलब मैं केंद्र पे पहुंच गया, तो ये वैल्यू, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो आर ई के बराबर हो गई। तो ये वाली टर्म हो गई एक, एक में से एक गया तो 0। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है, क्योंकि देखो कोई स्क्वायर स्क्वायर तो आया ही नहीं था हमारे पास, तो लीनियर टर्म आई थी, तो यानी इसका जो ग्राफ बनेगा ना जी डैश का डी के साथ, वो कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो वैल्यू अधिकतम कहां पे होगी, वापस वही सरफेस पे। ठीक है, कहां पे होगी, सरफेस पे। यानी जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या के। इस बार लाइन क्या बनी, स्ट्रेट। तो यानी अगर मैं दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाऊं, उसका और इसका मिला दूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। जी डैश टी। तो हम जो है ग्राफ किसे बनाएंगे, अंदर तो बढ़ रहा है एक समान रूप से और बाहर ऐसे घट रहा है। ठीक है ना, तो ये गहराई के लिए और ये ऊंचाई के लिए, और ये एग्जैक्टली आर ई के इक्वल है। आर ई से कम में भी घट रहा है और आर ई से ज्यादा में भी घट रहा है। गहराई बढ़ाओगे तो भी घटेगा, ऊंचाई बढ़ाओगे तो भी घटेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई, लीनियर इक्वेशन। पहले लीनियर नहीं थी, हमने बनाई थी कैसे, अप्रोक्सीमेशन लगा के, द्विपद प्रमेय का यूज करके, लेकिन थी एक क्वाड्रिक इक्वेशन, इसलिए वहां पे इस तरीके से क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा था। ठीक है, होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर हमने जी का मान भी निकाला, जी एम ओवर आर स्क्वायर आया। फिर हमने बोला ऊंचाई बढ़ाने के साथ फॉर्मूला बना जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, और गहराई के साथ साथ हो गया हमारे पास 2 की जगह सिर्फ यहाँ पे एक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी अपॉन आर ई। आप चाहो तो एच लिख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे डी की जगह एच लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर वहां पे 2 आता था, यहाँ पे नहीं आता, याद करने का ट्रिक यही है। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे हमने जी का मान खत्म कर लिया है। आगे जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वैसे ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा ही था। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के सापेक्ष उसकी स्थिति में हम परिवर्तन करते हैं, उसको किसी ऊंचाई पे लेके जाते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उसको आप पृथ्वी के अगेंस्ट उठा के लेके गए तो तुमने कुछ ना कुछ काम किया। जब तुमने कुछ ना कुछ काम किया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है संचित हो गई। तो जब उसके अंदर कोई ऊर्जा संचित हो गई, ऊर्जा संचित हुई, वो जो ऊर्जा संचित हुई कहां से आई थी? क्योंकि तुमने कुछ काम किया। ठीक है, और वो क्यों संचित हो गई? क्योंकि तुमने ग्रेविटेशन फील्ड्स के अगेंस्ट वर्क किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा।
हमने इसका जनरल फॉर्मूला जो पढ़ा है mgh, वो करेक्ट है। लेकिन अगर आपके h का मान कम है, तो अगर h का मान ज्यादा है तो आपको पता है इसमें g का मान कितना हो जाएगा, मतलब जो g है हमारे पास वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, g का मान चेंज हो जाएगा अगर ज्यादा ऊंचाई पे निकाल रहे हैं तो, अदरवाइज फॉर्मूला करेक्ट है। अब समझे थोड़ी सी बात, अगर मैं जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, अगर वो धरती के पास आ रही है तो उसकी स्थिर ऊर्जा कैसी होती है, घटती है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी से दूर जाती है तो उसकी स्थिर ऊर्जा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु और ये जो धरती माता है, ये देखो ये वस्तु, ये मैं हूं, ये मेरी धरती माता है, नीली नीली, ठीक है ना। तो मैं और धरती माता अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचना चाहते हैं, मतलब हमें आकर्षण का बल लग रहा है। तो अब अगर मैं धरती माता के पास में जाता हूं, मतलब मेरी उनके साथ साथ दूरी घट रही है, तो मेरी स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी मैं पास जाऊंगा तो मेरी स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, घटेगी, क्या होगी, कम। और अगर मैं धरती माता से दूर जा रहा हूं, मैं उनको खींच के दूर लेके जा रहा हूं, मैं अपने आप को दूर लेके जा रहा हूं, मैंने वस्तु को नीचे से ऊपर उठाया, मतलब मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है। अगर मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब मेरी स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। खुद सोचो भाई, दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करना चाहती हैं, अगर वो पास पास आ रही है तो स्थिर ऊर्जा घटेगी, और उसको खींच के दूर लेके जाओगे तो स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बस इस मेरे को, अगर मैं धरती माता से दूर जाऊंगा मेरी स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी, और मैं पास आऊंगा तो मेरी स्थिर ऊर्जा घटेगी। जब हम पृथ्वी के रेस्पेक्ट में स्थिर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वस्तु को कहां से लाया गया, अनंत से। अब अनंत का मतलब क्या होता है समझे। देखो वैसे तो हमने बोला कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अनंत तक लगता है, बहुत दुर्बल होता है, लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं पे भी लगता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट निग्लेजिबल हो जाती है। मान लो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, करीब इतना है, तो अगर इसके बाहर कोई वस्तु है ना, जैसे ये है यहां पर, तो पृथ्वी ना इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगी। जैसे पृथ्वी को अगर मैं बोलूं कि वो क्या बोलते हैं, सूर्य पे भी बल लगा रही है, बाकी चीजों भी बल लगा रही है, लेकिन नेग्लेजिबल है वो बल, ठीक है। मतलब वो, क्योंकि अपने आप में सूरज तो बहुत बड़ा है, मैं कहूँ कि पृथ्वी जो बृहस्पति भी बल लगा रही है, बिल्कुल लगा रही, लेकिन वो नेग्लेजिबल है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो अगर कोई एक वस्तु है, जैसे मान लो आप ही खड़े हो और आप इस क्षेत्र से बाहर खड़े हो, तो पृथ्वी आप पे कोई भी बल नहीं लगाएगी, जिसको अपन बोलते हैं कि हमारे पर जी का मान कितना हो गया, 0 हो गया, हमारे पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, वो क्षेत्र, वो रीजन, वो पॉइंट जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया या लगभग नगण्य हो गया, यह गुरुत्वीय क्षेत्र उसका, जो मैंने बनाया है ये इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। तो अगर कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर है तो पृथ्वी उस पर बल नहीं लगाएगी। अगर पृथ्वी उस पर बल नहीं लगाएगी तो उसकी जो स्थिति है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनंत। और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है जिसको अपन U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहां पे कितनी हो जाती है, 0। वहां पे वो कितनी हो जाती है, 0। तो हम क्या बोलते हैं, जब हम इस चैप्टर में स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम किसी भी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, अगर तुम किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर आ रहे हो, मतलब दो वस्तुओं को पास में ला रहे हो, वो तो वैसे ही पास में आना चाहती है, तुमने क्या कर दिया। तो अगर आप इस इंसान को इधर छोड़ दोगे, जैसे इसके पास में लेकर आओगे, धरती माता के, अपने आप उसके अंदर अट्रैक्शन के अंदर चला जाएगा। तो अगर हम किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर आते हैं तो हम जो काम करते हैं ना, जो हम कर रहे हैं, वो उसकी स्थिर ऊर्जा को घटाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दो वस्तुएं अगर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना चाहती हैं और आप उसको पास ही लेके जा रहे हो तो स्थिर ऊर्जा तो घटेगी, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से उठा करके बाहर लेके जाऊं, जैसे रॉकेट को बाहर ले जाना है, तो मुझे बाहर बल लगाना पड़ेगा, उसकी स्थिर ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में जो स्थिर ऊर्जा है वो नेगेटिव आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम वस्तु को एक्चुअली अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर आते हैं। तो जब मैं अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में लेकर आऊंगा तो उसकी ऊर्जा का मान घट जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में जी का मान कैसा आएगा, हमारा जो स्थिर ऊर्जा का मान है वो कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
क्योंकि वस्तु को तुम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाए हो, वस्तु को पास पास खींच के लेकर आ गए, तो जी का मान, जो हमारा गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का मान है, यू का जो मान है वो कैसा होगा, ऋणात्मक। तो इसका मान देखो क्या होता है, अनंत पर तो 0 हो गई, और इसका मान हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक, क्योंकि हम वस्तु को कहां से लेकर आते हैं, अनंत से। लेकिन मान लो अगर आप उसको पृथ्वी से उठा करके बाहर लेके जा रहे हो तो हमारे जो ऊर्जा का मान है वो धनात्मक होगा, नो डाउट, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि हम मोस्टली केसेस में अनंत से ही वस्तु को लेकर आते हैं, तो हमारे स्थिर ऊर्जा का मान कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहां पर हमारे स्थिर ऊर्जा का मान आएगा नेगेटिव, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अनंत पर स्थिर ऊर्जा का मान 0 क्यों है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लग ही नहीं रहा है। जब लग ही नहीं रहा तो किस बात की ऊर्जा, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो हमारे सिलेबस में एक छोटा सा बच्चों जैसा डेरिवेशन है, वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये मैं डायग्राम आपको पहले बता देता हूं, ये रहा डायग्राम, ये रहा। तो ये हमारी धरती माता है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है। और मैंने बोला कि अनंत से किसी वस्तु को किसी बिंदु पर P तक लाया जाता है, ठीक है। तो है ना, P तक बिंदु तक आप लेकर आए हो, आपको वैसे तो काम करने की जरूरत है नहीं, जो भी तुम काम करोगे नेगेटिव ही होगा, क्योंकि पृथ्वी तो उसको अपने आप ही खींच रही है, ठीक है। पर फिर भी हम बोल देते हैं कि पृथ्वी ने जो उस पर बल लगाया वो कितना लगाया भाई, Gm ओवर, मान लो किसी भी टाइम पे आप उसको A से B तक लेके गए, कहां से कहां तक, A से B तक, क्योंकि अनंत से आ रहा है ना वो, A से B तक लेके गए, ठीक है। तो उसके ऊपर बल कितना लगाएगा, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर इसकी केंद्र से दूरी जो है A पॉइंट की जो दूरी है देखो लगी हुई है ना, कितनी है, x, तो कितना बल लगाएगा, इतना, F इतना बल लगाएगा। तो तुमने उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए कितना काम किया, F इंटू डी एक्स। यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बल हर जगह बार बार चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जी का मान बार बार चेंज हो रहा है। आप ज्यादा दूर हो, देखो ना, x जैसे जैसे वेरी करेगा F का मान वैसे वैसे बदलेगा। हमने बोला था क्योंकि F का मान बदल रहा है, इसलिए अपने को ऐसा कार्य निकालना पड़ेगा, फिर उसका समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। एक बार और बता देता हूं, वस्तु को अनंत से P बिंदु तक लाना है, P बिंदु की केंद्र से दूरी r है और अनंत की तो अनंत ही है। तो हमने बोल दिया किसी भी एक बीच में दूरी के बीच, मतलब पूरी जो अनंत से बीच की दूरी है, वहां पे हमने एक पॉइंट मान लिया A, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, x। तो उस पर गुरुत्वीय बल कितना लगेगा, Gm ओवर x, Gmm ओवर एक्स स्क्वायर। आप कितनी दूरी तक लेके आए उसको dx, तो तुमने कितना काम किया, F इंटू डी एक्स, सिंपल। तो देखो यहाँ पे ये सारी रामायण लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, वही करना है अपने को। यदि वस्तु A पर हो तब गुरुत्वीय बल, उस पर जो गुरुत्वीय बल लगेगा वो कितना लगेगा, उस पर जो गुरुत्वीय बल लगेगा वो लगेगा हमारे पास Gmm ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो बल लग रहा है आपको उसी बल की अगेन, उसी बल की दिशा में उसको कितने से कितनी दूर तक ले जाना है, dx। देखिएगा तो वस्तु को dx दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना होगा, dw बराबर f इंटू डी एक्स। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, क्योंकि बहुत छोटे से दूरी के बारे में आते हैं इसलिए dx। dw किसके बराबर होगा, Gmm बटा एक्स स्क्वायर, और उसको किससे गुणा कर दोगे आप, dx से। लेकिन वास्तव में तो उसको अनंत से P बिंदु तक लाना है। आप ऐसा लिखोगे, वस्तु को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। वो कितना होगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, समाकलन। यहां भी समाकलन करा, यहां भी समाकलन करा। अब समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। तो x जो है वो दूरी है ना पृथ्वी के केंद्र से, तो वो कहां से कहां तक वेरी करी, अनंत से ये दूरी कितनी, r। तो लिमिट आप कहां से कहां तक लगाओगे, अनंत से r, सिंपल। कहां से कहां तक लेके आ रहे हो, अनंत से r, इसलिए आपने लिखा अनंत, और यहां पे क्या लिखा आपने, r। तो यहां पे देखो
कार्य का मान हमारे पास जितना तुमने कार्य किया ना वही उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित होगा, क्योंकि तुमने काम किया और तुमने नेगेटिव काम कर दिया, तुमने स्थिर ऊर्जा को घटा दिया। तो देखना अपने आप नेगेटिव आता है नहीं आता है। तो देखो इसमें GMM तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लो, अंदर आ गया 1/x² dx अनंत से r तक, ठीक है, x² है। तो हम इसका करेंगे समाकलन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए तो हम जानते ही हैं x⁴n का जो समाकलन होता है हमें पता है, x⁴n+1/n+1। देखो कितना यूज आ रहा है समाकलन हर जगह, और बहुत बेसिक सा। 1/x² का मतलब क्या है, x⁻²। देखो कितना आएगा, x⁻² + 1 -2 + 1। देखो कितना आया, x⁻−1 और यहाँ पे भी -1, यानी माइनस का 1/x, ये इसका समाकलन है। तो देखो ये रहा, इसका समाकलन कितना आ गया हमारे पास, ये तो हमने कर ही दिया, GMM माइनस का 1/x, लिमिट कहां से कहां तक है, अनंत से r तक। ठीक है, सबसे पहले रखते हैं उच्च सीमा, फिर निम्न सीमा। ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारे पास 1/r माइनस 1/∞ और 1/∞ की वैल्यू 0, 0 का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा 0। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास ये आया कि जो u का जो w का मान है वो किसके बराबर आया, माइनस का GMM/r, और यही उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित होगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा आ गई। स्थितिज ऊर्जा जो है हमारे पास u जो है कितना आया, माइनस का GMM/r। अब नेगेटिव क्यों आया, उसके पीछे रीजन आपको पता ही है, क्योंकि उसको अनंत से लाया जा रहा था। अब मान लो उसको आप नीचे से यानी आप मतलब r ऊंचाई से अनंत तक लेके जा रहे होते तो वैल्यू पॉजिटिव आती, क्योंकि आप उसकी स्थिर ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। ठीक है, लेकिन जितनी डेरिवेशंस होती उसमें से हम वस्तु अनंत से लेकर आते हैं, इसलिए उसके अंदर जो स्थिर ऊर्जा का मान होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं, ये u है, ये -u है, ये r है, तो ग्राफ बनेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आयताकार अतिपरवलय, क्योंकि देखो व्युत्क्रम के बराबर है, लेकिन नेगेटिव में। ध्यान रखना इसका ग्राफ कैसे बनता है, नेगेटिव में, क्योंकि हम वस्तु को कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से। पर अगर नीचे से अनंत पे लेके जाते हैं तो इसका मान पॉजिटिव आता। खुद सोचो ना, यहाँ पे r आता है, यहाँ पे अनंत आता, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कैसी हो जाती, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो आई होप ये जो वैल्यू है आप सबको समझ आ गई होगी। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है उसने थोड़ा सा अलग कर रखा है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर आप वस्तु को अनंत से नहीं ला रहे हो, मान लो आप उसको r1 से r1 दूरी से r2 दूरी तक ला रहे हो, मान लो आपकी पृथ्वी है ना, और आप वस्तु को, ये रही हमारी पॉइंट है मान लो P, और इसकी से दूरी कितनी, r1 से Q पॉइंट तक लेकर आ रहे हो, जिसकी से दूरी कितनी, r2 वहां तक। उस केस में आपको कितना काम करना पड़ेगा, बस बेटा लिमिट चेंज हो जाएगी, आएगा वही GMM और यहाँ पे आएगा 1/x, बस लिमिट आ जाएगी, हम कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, r1 से r2 तक, बस इतना सा चेंज है, बाकी रत्ती भर का भी चेंज नहीं है। तो उस केस में u हो जाएगा, क्योंकि हम ऊर्जा में परिवर्तन निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ΔU, और ΔU कितना हो जाएगा, माइनस का GMM, और यहाँ पे आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1। यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है r1 ज्यादा है, r2 कम है, तो r2 की वैल्यू देख लो, आप अपर रखोगे, लोअर रखोगे तो वैल्यू वापस आएगी कैसी, नेगेटिव, अगर आप r1 से r2 पे जा रहे हो तो। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। बस एक एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी ने ये पार्ट एक्स्ट्रा करा है, हम उसको अनंत से लेकर आए, एनसीईआरटी उसको r1 से r2 तक लेकर आई है, बस इतना सा लास्ट में चेंज आएगा, लेकिन वैल्यू फिर भी नेगेटिव आएगी। मैंने वाला क्यों बताया, ताकि आप ग्राफ को थोड़ा सा फील कर पाओ। ठीक है, दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक होता है स्थित ऊर्जा में परिवर्तन, एक होता है स्थित ऊर्जा। ठीक है, तो अगर आप किसी वस्तु को अनंत से लेकर आ रहे हो, अगर आप किसी वस्तु को अनंत से लेकर आ रहे हो, तो अनंत जो है उसके केस में जो ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का GMM/r। लेकिन अगर आप उसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में या गुरुत्वीय क्षेत्र में r1 से r2 तक ला रहे हो, जैसे मैं P से Q तक लेकर आया,
तो मुझे इतना काम करना पड़ेगा, ये मेरी ऊर्जा का परिवर्तन है। अब इसमें एक चीज और लिखी है एनसीईआरटी ने, बोले मान लो ये क्यू बिंदु सरफेस पे है, जब क्यू बिंदु सरफेस के इक्वल हो गया तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान हम कितना मान लेते हैं, 0। ठीक है ना, इस पर जो है ना ये वाला सरफेस, इस पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0। तो अगर ऐसा हो तो क्या बोलते हैं, अगर R1 सरफेस पे हो तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा वही GMM/R। ठीक है, वो फिर सेम फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, बस ये आपको 2 चीजें याद रखनी है। चलो, इसी का एक भाई बंधु है छोटा सा, वो है हमारे पास गुरुत्वीय विभव। अब देखो लास्ट क्लास का थोड़ा मैं तुम्हें याद दिलाऊं, 10th क्लास में तुमने पढ़ा है गुरुत्वीय विभव। तुमने क्या बोला था, अब गुरुत्वीय विभव तो नहीं पढ़ा लेकिन विद्युत विभव पढ़ा। किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य जो होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये तुमने पढ़ा है। सेम चीज यहाँ पे करनी है, जैसे वहां पे आप एक m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से लेकर आ रहे थे ना, तो अभी भी वही करना है, लेकिन वो वस्तु जो होगी वो 1 किलो की होगी, 1 ग्राम की होगी, कितने की भी हो सकती है, बस 1 यूनिट की होनी चाहिए। यहाँ पर गुरुत्वीय विभव v का मान कितना आया, ऊर्जा बटा जो आपका द्रव्यमान है ना वो, बस फॉर्मूला क्या था उसका, माइनस का GMM/R, तो इसको आप m से डिवाइड कर दो, फॉर्मूला आपका बन गया माइनस का GM/R। बस ये है। तो गुरुत्वीय विभव के अंदर क्या करते हैं भाई, स्थितिज ऊर्जा में तो क्या कर रहे थे, एक वस्तु को, किसी भी m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से लेकर आ रहे थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एकांक द्रव्यमान की वस्तु को लेकर आएंगे। एकांक द्रव्यमान मतलब जिसका द्रव्यमान 1 हो, 1 ग्राम हो, 1 किलो हो, 1 मिलीग्राम हो, 1 नैनोग्राम हो, जो भी हो, बस 1 होना चाहिए। एक एकांक वस्तु को लेकर आ रहे हो ना, जितना काम किया ना वो क्या हो गया, गुरुत्वीय विभव। वहां पे भी तुम फॉर्मूला पढ़ता था ना, W बटा, अब देखो U एक्चुअली W ही है, तो अब इसको W बटा M लिखो या U बटा M लिखो, एक ही बात है। अब तुमने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा है W बटा Q, एकांक आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य। यही सेम चीज 12th में वापस आ जाएगी, बस यहाँ पे द्रव्यमान की जगह वहां पे हर जगह क्या हो जाएगा आपका, वहां पे हो जाएगा Q Q Q और एक K से रिप्लेस हो जाएगा। तो वहां पे भी सेम फॉर्मूला बनता है K Q1 Q2 बटा R, यहाँ पे KQ बटा, सेम चीज हो जाती है। ठीक है, बस वहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी, वो 12th क्लास की कहानी है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि क्या चीज की हमने। ठीक है, एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं, वही जो मैंने बोला, एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में। अब यहाँ पे एक चीज आ गई ना, एकांक द्रव्यमान मतलब एक जो एक यूनिट की वस्तु है वो लेकर आनी है। जितना काम करना पड़ा वो उस बिंदु का क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव। ये हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक, क्योंकि u भी हमारा नेगेटिव ही था, क्योंकि अनंत से लेकर आ रहे हो। ये एक अदिश राशि है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि थी, ऊर्जा अदिश राशि हो गई। ऊर्जा अदिश राशि है तो ये भी कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। इसकी विमा ये हमें निकालनी है। तो देखो मात्रक तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, v किसके बराबर था, v था हमारे, या तो आप इसको लिखोगे W बटा M, या आप लिखोगे U बटा M, या आप लिखोगे माइनस का GMM बटा R बटा M, M से M कैंसिल हो गया, आया माइनस का GM बटा R। देखो W बटा M, W किस में मापोगे, जूल में, इसको किस में मापोगे, केजी में, तो मात्रक आ गया जूल पर कूलाम। सर विमा लिखना भूल गए, नहीं, निकालने के लिए छोड़िए। ठीक है, तो देखो जूल का क्या, M1 L2 T-2 रटा हुआ होना चाहिए। किलोग्राम सर M1, ये लो M1 से M1 मर गया, तो क्या विमा आई, L1 T-2, तो इसकी विमा बहुत आसान है। ठीक है, अब ध्यान करो, लास्ट क्लास में जो तुमने पढ़ा है जूल पर कूलाम था, क्योंकि आवेश डिवाइड में आता था, जबकि यहाँ पे आ रहा है जूल पर किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान ग्राम में आ रहा है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो मैं एक बार थोड़ी सी बातों को रिकॉल कर बता देता हूँ। सबसे पहले बल पढ़ा, वो क्या था, GMM बटा R²। फिर हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी जो कार्य के बराबर थी, क्योंकि वस्तु अनंत से आ रही है इसलिए हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि आप ऊर्जा को हमेशा घटा रहे हो। फिर हमने विभव पढ़ा, विभव क्या था हमारे पास, W बटा M या U बटा M जो आया माइनस का GM/R। इसमें किसी भी द्रव्यमान को अनंत से P बिंदु तक लाते हैं
और इसमें एकांक द्रव्यमान को अनंत से p बिंदु तक लाते हैं। इसमें द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, इसमें द्रव्यमान 1 होना चाहिए, इस द्रव्यमान से द्रव्यमान कैंसिल हो जाता है। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये 3 मेन चीज अपन ने यहाँ पे पढ़ी। इसके साथ हमने g का मान पढ़ा जो कितना था, gm/r²। किसी भी h ऊंचाई पर जो मान था वो कितना पढ़ा अपन ने, वो हमने पढ़ा g' = g1 - 2h/r। और गहराई पर हमने पढ़ा g' = g1 - h/r। दोनों ही केसेस में घटता है, चाहे नीचे जाओ तो भी घटेगा, ऊपर जाओ घटेगा, नुकसान तुम्हारा ही है, ठीक है। और ये हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कवर करी। u का मान हमेशा नेगेटिव क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि वस्तु को हम अनंत से ला रहे हैं। अब मान लो किसी भी नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक लेके जाओगे ना तो जी का मान पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और ये जो हमने u का मान निकाला, इसमें एक चीज और देखी, डेल u जो था gm m1 कहां से कहां पे लेकर आ रहे थे, r1 से r2, तो पहले r2 फिर r1, जिसको आप लिख सकते हो अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अगर वो अंतिम बिंदु जो है वो ज्यादा पास है पृथ्वी के, भाई देखो अगर आपका अंतिम बिंदु यहां पर है, फाइनल पॉइंट यहां है, इनिशियल पॉइंट यहां है, ये पृथ्वी के ज्यादा पास है, ऊर्जा कम होगी, ये पृथ्वी की ज्यादा दूर है, ऊर्जा ज्यादा होगी। मान लो ऐसा हो जाए, जो हम करते ही हैं, इनिशियल पॉइंट यहां पर है, फाइनल पॉइंट यहां पर है, तो ऊर्जा धनात्मक होगी, ठीक है। तो आई होप सबको बात समझ आ गई है। ये हमेशा नेगेटिव ऐसा जरूरी नहीं है। हम नेगेटिव यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं हमेशा, क्योंकि वस्तु को हमेशा अनंत से ला रहे हैं। अगर अनंत से नहीं ला रहे होते, पृथ्वी के मतलब सरफेस से ही नीचे से ऊपर लेके जा रहे होते, तो उस केस में ऊर्जा पॉजिटिव आ सकती है और आती ही है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे नेगेटिव हमेशा इसलिए बताइए कि उसको अनंत से लाया जाता है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो आज के हमारे सारे गोल बच्चों कंप्लीट हो गए। और एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे डाला था, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, तो वो एक पुराना वाला न्यूमेरिकल और जो भी हमारा न्यूमेरिकल बचा वो हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे, ठीक है। चलो, इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना, लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको बताना कि भाई एक क्वालिटी एजुकेशन देने वाला चैनल है, तो उनके साथ जब आप शेयर करोगे और क्या बोलते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो हमें भी खुशी होगी और आप लोगों को भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय टू ऑल।